नमस्कार मित्रों, हम बहुत सारे साहित्यकारों के बारे में अक्सर चर्चा करते हैं और विशेष रूप से उन साहित्यकारों के बारे में अवश्य चर्चा करते हैं जिनके या तो शताब्दी वर्ष चल रहे हैं या जिनकी जो विशिष्ट देन है किन्हीं खास संदर्भों में उभर कर सामने आती है। शताब्दी वर्ष जिन दो एक उर्दू और पंजाबी के साहित्यकार के चल रहे हैं उनमें से एक का उल्लेख आज और कल फिर किसी हिंदी साहित्यकार के बारे में बात करेंगे जिनका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आज अमृता प्रीतम की बात कर लेते हैं। शताब्दी वर्ष ख़त्म होने को है, समाप्ति पर है ऑलमोस्ट विशेष रूप से, और उसकी ज़िंदगी की बाकी बहुत सारी बातें आपने सुन रखी हैं। अब मैं उनमें शायर अमृता इन दोनों को लाने का, प्रेम संबंधों का इनका जिक्र करूं तो एक व्यर्थता का बोध होगा कि ये चीज़ें पहले सुन चुके हैं। हम नई बात क्या है? नई बात मित्रों कुछ नहीं है, ज़िंदगी वही है, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो छूट जाती हैं, उनको फिर से एक याद कर लेना चाहिए। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमृता प्रीतम ने लिखा कितना। जीवन की विषमताओं के बावजूद, जीवन में बहुत कुछ भोगने के बावजूद उसकी कृतियों की संख्या 100 से ज़्यादा है। आज भी जब तक जीवित रहीं, निरंतर लिखती रहीं, किन लम्हों में, किन क्षणों में उसने समय निकाला, इस बात का कोई सही अनुमान लगाना संभव नहीं है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा लिखा जाता है मित्रों जिसका संपादन, जिसका संयोजन लेखक या लेखिका स्वयं करते हैं कुछ काल के बाद, और उनको नए स्वरूप में, उनमें संशोधन कुछ ना कुछ लगता है कि यहाँ थोड़ा सा ये सुधार कर लेना चाहिए, कर लेते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक शेर भी उर्दू का कोट करना चाहूँगा। डॉक्टर आला अहमद सरूर बड़े प्रसिद्ध शायर हुए हैं, समीक्षक भी। उनका एक शेर भी है कि दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे, कि दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे, और अक्ल हर सुबह कहानी में मुआनी मांगे, और दिल में पहले ही बहुत ज़ख्म थे अब क्या होगा, कि दिल में पहले ही बहुत ज़ख्म थे अब क्या होगा, हर नया दर्द अलग अपनी निशानी मांगे। तो मित्रों ये चीज़ें बहुत सारी संशोधन लेखक या लेखिका स्वयं करते हैं अपने लेखन पर, और अमृता प्रीतम उनमें से एक थी जिसने कई बार कुछ एक कृतियों के पात्र ही बदल दिए जब उसको लगा कि ये पात्र कमज़ोर है और ये पात्र मेरे जीवन के उस पात्र से मेल नहीं खाता जिस पर केंद्रित करके मैंने ये उपन्यास या ये कहानी लिखी है। तो वो उस पात्र को ही परिवर्तित कर देती थी, चेंज कर देती थी बहुत सारा, और उसमें परिवर्तन। दूसरी बात जो विशेष रूप से अमृता के बारे में जिसके उल्लेख छूट गया, नहीं छूटना चाहिए था, कि यद्यपि उसका प्रथम विवाह सरदार प्रीतम सिंह के साथ हुआ था, प्रीतम सिंह के साथ कभी उसने ज़िंदगी नहीं काटी। बहुत छोटी उम्र में बाल विवाह के रूप में दोनों के बुज़ुर्ग जो थे वो दोस्त थे, उन्होंने कर दिया कि चलो बेटी मेरी बेटा तेरा, चल, और ये हो गया। लेकिन उसकी आप सोच देखिए कि उसने इस संबंध को त्यागने के बाद भी, छोड़ने के बाद भी उसका नाम नहीं छोड़ा, उसके नाम को अपनी पहचान के साथ बनाए रखा अमृता प्रीतम। ये ठीक है कि उसकी ज़िंदगी में जितनी भी सोपान आए, चाहे उसका रसीदी टिकट आत्मकथात्मक एक कृति के रूप में हमारे सामने आता है, उसमें वो साहिर का भी जिक्र करती है, उसमें इमरोज़ का भी जिक्र है, कुछ और भी जिक्र हैं कुछ लोगों के, लेकिन प्रीतम का जिक्र नहीं है। लेकिन जीवन में अपनी पहचान के साथ जो नाम पहले जुड़ा था उसने उसको काटा नहीं, और ऐसा नहीं कि जानबूझकर नहीं काटा, सरसरी रहने दिया, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। मैं एक नई पहचान अपने नाम के साथ जोड़ने की ये एक प्रवृत्ति अपने अंदर क्यों पालूँ? मुझे क्या ज़रूरत है नाम बदल कर मैं अमृता साहिर या अमृता इमरोज़ या कुछ ऐसा नाम दूँ? लोग देते रहेंगे, लेकिन मैंने जो मिला था उसको भी मैंने अस्वीकार नहीं किया, काट कर नहीं फेंका, हाशिए पे नहीं सरकाया, और जो नहीं मिला उसको अपने साथ चिपकाने का भी मुझे कोई ख़ास शौक़ मेरे अंदर नहीं था कि ये अगर नहीं नाम जोड़ूंगी तो बात बनेगी नहीं। और जब इमरोज़ से बात कुछ दोस्तों ने भी कहा, अमृता से भी सुझाव दिया गया कि अपने नाम के साथ अमृता इमरोज़ क्यों नहीं कर लेती, तो कहती नहीं,
ये तो इमरोज़ को छोटा करने वाली बात होगी। इमरोज़ इमरोज़ है, उसका अपना व्यक्तित्व है। उसके साथ साझेदारी सिर्फ़ एक काम के लिए की और वो पत्रिका नागमणि। मित्रों, जब नागमणि पत्रिका दिल्ली के हौज़ ख़ास में संपादित और मुद्रित होती थी, आप जानते हैं तब मुद्रण की व्यवस्था क्या थी। आज की तरह आप इनके पास वो साधन नहीं थे, और ना ही ये साधन विकसित हुए थे कि किसी कंप्यूटर पे बैठ के कंपोज़ किया और टाइप किया और टाइप करके उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल के उसको फिर उसकी रीसेटिंग कर दी उसकी, और सेटिंग करके उसको प्रिंट में दे दिया। ये चीज़ें तब उपलब्ध ही नहीं थी। तब एक एक शब्द, लोहे का शब्द, एक एक लोहे की एक गेली बोलते थे उसको, पता नहीं अब गेली के नाम से आप परिचित हैं कि नहीं, लेकिन उसमें शब्द एक एक जोड़ा जाता था, और शब्द जोड़ने के बाद शब्दों को बांध के डोरी से उनका प्रूफ निकाला जाता था। वो जो स्थिति थी उसमें नागमणि दोनों मिलकर कंपोज करते थे, लिखते थे, लिखवाते थे, पढ़ते थे उन चीज़ों को, रचनाओं को जो लेखकों की आती थी और जो अच्छी लगती थी, जिनका चयन करते थे, उन चयन की गई रचनाओं का स्वयं ही कंपोज करते थे, और कंपोज करके उनका मुद्रण कार्य भी स्वयं करते थे। और मित्रों, उसमें पत्रिका में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसमें जहाँ संपादक का नाम लिखा जाता है वहाँ एक शब्द था कामे। कामे का मतलब काम करने वाले, मजदूर, कामगर। तो कामगर शब्द को उन दिनों में अमृता ने संपादक के विकल्प के रूप में चुना, और उसमें कामगर में उसने दो नाम दिए, एक अपना अमृता प्रीतम और इमरोज़ प्रीतम वहाँ फिर भी कायम है, कामे दोनों। और उसके बाद जिस हौज़ ख़ास की, जिस इमारत में, जिस आवास में दोनों रहते थे, उसमें बाहर नेम प्लेट लगी रहती थी, ऊपर अमृता प्रीतम, नीचे इमरोज़। उसमें ये नहीं होता था कि प्रीतम को काट के इमरोज़ किया जाए या अमृता और नीचे इमरोज़ लिख दिया जाए, ये बात भी नहीं होती थी। अमृता प्रीतम है, इमरोज़ इमरोज़ है। उसमें परस्पर एक दूसरे के जीवन पर अनाधिकार चेष्टा का कहीं प्रयास नहीं था। और यही संबंधों की, मित्रों, जो एक आस्थामय ईमानदारी, इसी को आप मान के चलिए। और थोड़ा सा मैं आपको और इसमें बता दूं, अमृता की शादी कितनी उम्र में हुई थी आप अंदाज़ा लगाएंगे नहीं, लेकिन जब मैंने बाल विवाह कहा तो आप अनुमान लगाना शुरू कर देंगे। आपको सही बता देता हूँ कि 11 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हुई थी। 11 वर्ष की उम्र में जिस व्यक्ति का नाम, जिस बालक का नाम इसके नाम के साथ जुड़ा, उसने आजीवन उस नाम को अपने साथ कायम रखा। और उसकी जो पहली जो कविता की किताब थी उसका नाम था अमृत लहरा, और अमृत लहरा के नाम से जो पुस्तक पहली आई वो उसकी 16 वर्ष की उम्र में आई थी। वो छपी थी, प्रकाशित हुई थी। प्रकाशन, ये अलग बात है कि प्रकाशन में प्रीतम का भी हिस्सा था, उसके खर्च पानी में, उसको प्रकाशित करवाने में। लेकिन मैं ये सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक लेखक जब भी लिखता है और जब वो जीता है उन्हीं लम्हों को, तो लम्हों को जीने की जो प्रक्रिया है या लेखन की जो प्रक्रिया है, उसमें एक ईमानदारी का जो स्वरूप होता है मित्रों, ये एक ऐसा नहीं होता कि सुनियोजित हो या डिज़ाइंड किया गया हो। तो वो डिज़ाइंड, सुनियोजित, या फिर जैसे आजकल टर्म्स चलती हैं ब्रांडेड, उस टाइप की चीज़ें नहीं होती थी। एक सहज स्वभाव में, एक व्यक्तित्व को एक सहज प्रक्रिया मानते थे, नदी के प्रवाह की तरह वो लोग। और लेखन को और चिंतन को भी सतत बहने वाली, अबाध गति से बहने वाली नदी का प्रवाह मानते थे। ये लोग बड़े लोग थे, इनको इसी रूप में याद किया जाना ज़रूरी है। और मित्रों, ये भी एक अजीब संयोग ही है कि अमृता प्रीतम ने लाहौर रेडियो स्टेशन में लंबे अरसे तक काम किया, और बाद में मुझे भी, जब मैं 1988 में पहली बार लाहौर गया तो मैं उस रेडियो स्टेशन की इमारत में भी गया। एक मेरे मित्र वहाँ पर थे, मुझे ले गए और मैंने उनसे सरसरी पूछ लिया कि अमृता किस कमरे में बैठकर रिकॉर्डिंग करती थी। उन्होंने बताया और मैं दंग रह गया मित्रों कि अमृता प्रीतम की तस्वीर जो है वो विभाजन के बाद, इतने वर्षों बाद भी उस कमरे में एक टंगी हुई थी सम्मान के रूप में। उनके लिए ये एक उपलब्धि है कि अमृता प्रीतम यहाँ बैठकर रिकॉर्डिंग करती थी। और ये भी एक अजीब संयोग है कि उन दिनों ये ऑल इंडिया रेडियो की थी, और बाद में
विभाजन के तत्काल बाद जब वो विभाजन की एक ट्रेन में बैठकर दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में उसको पहली नौकरी भी ऑल इंडिया रेडियो में ही मिली। वहाँ इंडिया विभाजन से पूर्व का था, ये विभाजन के बाद का, और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में उसने लंबी अवधि तक उसने एक प्रसारक के रूप में, एक कार्यक्रम निष्पादक के रूप में, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य किया। तो मित्रों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लीक से हटकर हैं और बताती यही हैं कि एक लेखक का व्यक्तित्व या लेखिका का व्यक्तित्व एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं होता। सिर्फ यह है कि जब आप उसको उसका मूल्यांकन करने लगें, उसको देखने लगें, तो आप पूर्वाग्रह से, प्रेजुडिस से मुक्त होकर आप उसको देखिए, पढ़िए और हो सके तो जी कर देखिए। धन्यवाद।